हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 9 दैट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारी यूनिट का नाम क्या है? साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी वैसे तो एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन साइकोलॉजी को हम सिंपल भाषा में समझे तो साइकोलॉजी का मतलब होता है एक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है। अलग अलग चीज़ें जब किसी व्यक्ति के साथ होती है तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर क्या पड़ता है, उसकी थिंकिंग में क्या चेंजेस आते हैं, वो किस तरीके से सोचता है, उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। हमारी यूनिट का नाम क्या है? साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो हम जानने वाले हैं कि साइकोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स में। एक एथलीट को फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट होना भी ज़रूरी है। हमने शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक फिट व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ फिजिकली फिट है, बल्कि मेंटली फिट है, सोशली फिट है, इमोशनली फिट है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो साइकोलॉजी का मतलब एक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है। एंड साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन का मेंटली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम दोनों के बीच में एक मैच हुआ। मेरी जो टीम थी वो हार गई, आपकी जो टीम थी वो जीत गई। अब मेरी टीम हार गई तो मुझे दुखी होना चाहिए, फिर भी मैं खुश हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरी पास्ट परफॉर्मेंसेस से मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस बार हमने बहुत अच्छा खेला, हमने एफर्ट्स अच्छे लगाए, तो चूंकि मैं मैच हार गई हूँ उसके बावजूद मैं खुश हूँ। आप उस टीम से हैं जो जीत गई, उसके बावजूद आप दुखी हैं। आप सोच रहे हैं कि हम और अच्छा खेल सकते थे, हम और अच्छे रन स्कोर कर सकते थे, हम ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। तो जीतने के बावजूद आप दुखी हैं। तो हम दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम लोगों की साइकोलॉजी अलग है। अब हर पर्सन अलग है तो उसकी साइकोलॉजी अलग होगी, उसका सोचने का तरीका अलग होगा, और वो डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है। इसीलिए स्पोर्ट्स में हर इंसान को साइकोलॉजिकली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचेस जो हैं वो मदद करते हैं प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली फिट होने के लिए, right? So what are the topics we are going to cover? Definition and importance of psychology in physical education and sports. Differentiate between growth and development. Developmental characteristics at different stages of development जो आपके syllabus में नहीं है इस बार. Adolescent problems and their management. अब यहाँ पर मैंने कुछ फोटो लगाई है आपको सिंपल समझाने के लिए कि साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है। तो यहाँ पर देखिए, वी लॉस्ट द गेम बट प्लेड रियली वेल एंड फील लाइक वी वन। तो वो बोल रहा है कि हम मैच तो हार गए लेकिन हमने बहुत अच्छे से खेला। हो सकता है कि पास्ट परफॉर्मेंसेस से इन्होंने इस बार अच्छी परफॉर्मेंस करी हो, इसलिए वो खुश है। मैच तो वो हार गए लेकिन वो खुश है। दूसरी ही तरफ हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि वी वन द गेम बट कुड हैव डन बेटर एंड वी आर नॉट हैप्पी। तो ये बोल रहा है कि हम और अच्छा खेल सकते थे, हम जीत गए हैं लेकिन मैं दुखी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी। अलग अलग उन दोनों की साइकोलॉजी है। अब यहाँ पर वो एथलीट को जो कोच है वो उसे ज़्यादा वेट लिफ्ट करने में मदद कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है कि हाँ मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट है लेकिन तुम कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे किस तरीके से हम एथलीट्स को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं ताकि वो मेंटली फिट रहें। ठीक है, एक इंसान अगर फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली अनफिट है तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? एथलीट्स के अच्छे परफॉर्मेंस होने के पीछे दोनों ही फिटनेस इंपॉर्टेंट है। वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए। अगर उसके पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है तो हो सकता है वो मैच में वो चीज़ें दिखें। ठीक है, क्योंकि मन में चलती रहती है बहुत सारी चीज़ें, तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अगर किसी एथलीट को बहुत मोटिवेट कर दो तो हो सकता है वो फिजिकली थोड़ा वीक हो, वो ना भी कर पाए, लेकिन जब मेंटली हम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, क्योंकि हमारा माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए साइकोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजिकली फिट होना एक एथलीट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप तीसरी फोटो देखिए, बड़े बड़े लंबे लंबे लोग उसके सामने खड़े हैं एंड ये जो है अपने
साथी को बोल रहा है कि फोकस ऑन द किक एंड फॉरगेट अबाउट द 7 फुट टॉल किक ब्लॉकर्स दे हैव। तो अब वो अपने साथी को मोटिवेट कर रहा है कि तुम सिर्फ किक पे ध्यान दो, उन पर ध्यान मत दो। इस तरीके से उसकी साइकोलॉजी को वो स्ट्रांग बना रहा है, मोटिवेट कर रहा है। And last photo is your inability to turn off your critical voice combined with your fear of disappointing your overbearing, demanding father is causing you to lose faith in your fast ball. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो उसका कोच उसको बोल रहा है कि तुम्हारी जो वॉइस है, इंटरनल वॉइस है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम अच्छा नहीं खेलते हो, उसको तुम्हें दबाना होगा। और जो इस प्लेयर के फादर हैं, हो सकता है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो और ये प्लेयर अपने फादर को लेट डाउन नहीं करना चाहता है, उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता है, हारना नहीं चाहता है। तो वो जो प्रेशर है उसके माइंड पर बहुत बिल्ट हो रहा है, जिसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, राइट। तो रियल मैचेस में भी ऐसा ही होता है, बहुत प्रेशर होता है। जैसे हम घर पे तो बोल देते, अरे इसने ये क्या छोड़ दिया, अरे ये तो ऐसे कर सकता था, अरे ये तो वैसे कर सकता था। लेकिन जब रियल सिनेरियो में मैचेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, प्लेयर्स की अपने पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके एक परफॉर्मेंसेस को बनाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो प्लेयर्स हों वो फिज़िकली तो फिट हों ही हों, साथ ही मेंटली भी फिट हो, राइट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। सिंपली एक पर्सन जो है किस तरीके से बिहेव करता है, दैट इज ह्यूमन, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू पिल्सबरी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है? इट डील्स विद इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस बाय मैनेजिंग इमोशंस एंड मिनिमाइजिंग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंजुरीज एंड पुअर परफॉर्मेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको इंजुरीज हो जाती है, जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर हो सकती है या हो जाती है। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कोचेस होते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं हमारे प्लेयर्स को कि तुम कर सकते हो, ये तो बहुत आसान है। मोटिवेट करते हैं, उनके इमोशंस पर उनको कंट्रोल दिलाते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। इसीलिए साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेंटल हेल्थ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, मेंटल वेलबींग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा फिट है लेकिन वो मेंटली अनवेल है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील करती है कि जो प्लेयर्स है उसके मन में भी उसको अच्छा लगे, वो मोटिवेटेड फील हो एंड वो अपने इमोशंस को बैलेंस रखे और उसकी परफॉर्मेंस जो है स्पोर्ट्स में अच्छी हो। नाउ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विद पर्सनालिटीज, इमोशनल नीड्स, मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। अब हर एथलीट अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। पर्सनालिटी कैसे अलग होती है? हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, खेलने का तरीका अलग होता है, मोटिवेशनल एस्पेक्ट उसके लिए अलग अलग हो सकते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट उसके अलग होते हैं। तो हर एथलीट के अकॉर्डिंग उसकी साइकोलॉजी से डील करना होता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम डील करते हैं पर्सनालिटी से, इमोशनल एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? हम उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं, उनको फिजिकली फिट कर सकते हैं, फिर साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है? अब जो हमारे ये फैक्टर्स हैं जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? कितना पावर है। स्पीड मतलब तेज़ी कितनी है। इंड्योरेंस का मतलब है कि वो थकान की कंडीशन में भी कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी जो एस्पेक्ट हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक मैक्सिमम लेवल पे रीच हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि हर एथलीट जो है उसके पास अच्छी स्पोर्ट्स की टेक्निक है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, स्पीड अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके सामने कोई 3 लोग ऐसे रख दें जिनकी स्ट्रेंथ भी सेम है, स्पीड भी सेम है, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है, एंड्योरेंस भी अच्छी है, तो आप उनको एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं? या एक टीम दूसरी टीम से बेटर फिर कैसे होगी अगर सबका स्ट्रेंथ सेम है, स्पीड सेम है, फ्लेक्सिबिलिटी सेम है? तो ये जो स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के एस्पेक्ट हैं वो एक मैक्सिमम लेवल पे हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। इसीलिए फिजिकली तो आजकल हर एथलीट फिट है, तो हमको एक डिफरेंशियल फैक्टर क्या लेके आना है कि वो मेंटली कितने फिट है, राइट। तो सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स हैव रीच्ड ऑलमोस्ट नियर सैचुरेशन। अगर हम बोले कि अरे हम अपने एथलीट को अलग टेक्निक सिखाएंगे, बेटर टेक्निक सिखाएंगे, तो हर एथलीट अच्छी टेक्निक सीख रहा है, तो फिर हम
हमारी टीम को बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए सो द ओनली स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उभर के आया है कि हम अपने प्लेयर को मेंटली तो फिजिकली तो फिट कर ही रहे हैं, मेंटली भी फिट करेंगे। एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट किस पे डिपेंड करते हैं, such as personality traits in relation to sports and games, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस, यानी कि हमारे प्लेयर की पर्सनालिटी कैसी है, उसका स्पोर्ट्स के तरफ कितना इंटेलिजेंस है, उसको गेम कितना समझ में आता है, हम उसको किस तरीके से ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट और एटीट्यूड को और अच्छा कर सकते हैं। दैट ऑल कम्स अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम अपने प्लेयर को फिजिकली फिट तो बना ही रहे हैं, लेकिन हम उसको साइकोलॉजिकली यानी मेंटली फिट भी बना रहे हैं कि इंजरीज होने के बावजूद वो अच्छा खेल सके, प्रेशर होने के बावजूद वो अच्छा खेल सके, एंजाइटी होने के बावजूद वो अच्छा खेल सके। अगर उसको उसका कॉन्फिडेंस कम है तो हम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। तो दीज ऑल कम अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट डिपेंड करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मतलब एक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, डिपेंड्स ऑन हिज पर्सनालिटी, उसका इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है, इस तरीके से वो सोचता है। तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब कोई डिफरेंशियल फैक्टर बचा नहीं है, इसीलिए उन चीज़ों का स्कोप लिमिटेड है। इसलिए अब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़े हैं ताकि हमारे जो एथलीट हैं फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस को भी अचीव कर सकें, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। फर्स्ट, इट इन्हांसेस फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। अब एक जैसे कि हमने बात करी कि एक एथलीट अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकता है, जब वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, कोई एथलीट फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली अनफिट है तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। तो अगर हम किसी एथलीट को साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाती है। सो इट इनहैंसेस फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, राइट। असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या है कि विकेट के बीच में जल्दी जल्दी रन करना, फुटबॉल गेम खेलना। मोटर स्किल्स इज लाइक, मोटर स्किल्स का मतलब क्या है कि बोन्स की हेल्प से हम जो मूवमेंट करते हैं, दैट इज मोटर स्किल्स। अब अगर मैं किसी बैट्समैन को अच्छी टेक्निक सिखा रही हूँ, किसी फुटबॉलर को अच्छी टेक्निक सिखा रही हूँ, तो वो टेक्निक वो सामने वाला व्यक्ति कब सीख सकता है जब उसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल रेडीनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छा पढ़ा लूँ, एकदम नंबर 1 टॉप क्लास, लेकिन अगर सामने वाले स्टूडेंट में वो रेडीनेस नहीं है सीखने की, लर्न करने की, तो क्या मैं उसको पढ़ा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ? नहीं। तो जब मैं साइकोलॉजिकल असिस्टेंस दे रही हूँ या साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बना रही हूँ अपने एथलीट को, तो उसकी मोटर स्किल्स भी अच्छी होती है, वो मोटर स्किल्स को जल्दी लर्न कर सकता है, मोटर स्किल्स को बेटर कर सकता है, राइट। सो असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स, कोई भी नई टेक्निक को सीखने के लिए उसकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेडीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब वो साइकोलॉजिकली अगर रेडी हो गया उस चीज़ को सीखने के लिए, तो वो अपने आप ही फिजिकल रेडीनेस को दिखाएगा, राइट। सो दैट इज असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। थर्ड इज एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम हर एथलीट के बिहेवियर को समझते हैं। बिहेवियर जैसा कि हमने डिस्कस करा कि डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो हर एथलीट को बिहेवियर को समझने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो सेम मोटिवेशनल टेक्निक है वो सारे ही एथलीट पर काम नहीं करेगी। कोई मोटिवेशनल टेक्निक कोई एथलीट को सूट करेगी, लेकिन दूसरे ही एथलीट को वो मोटिवेशनल टेक्निक मोटिवेट नहीं करेगी, तो उसके लिए कोई दूसरी मोटिवेशनल टेक्निक लानी होगी, राइट। तो बिहेवियर को समझने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मदद करता है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस। तो हमने बहुत सारे क्रिकेट मैचेस में देखा है कि 2 प्लेयर्स आपस में टकरा जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चांटा मार देते हैं, लड़ने लगते हैं। सो दीज आर व्हाट, इम्बैलेंस ऑफ इमोशन। तो
स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम मदद करते हैं प्लेयर्स को इमोशनली बैलेंस रहने में, प्रिपेयर्स एथलीट्स फॉर कॉम्पिटिशन्स साइकोलॉजिकली। अगर कोई एथलीट है जो बहुत कम्पिटेंट है, ठीक है, वो पूरी जीतने की काबिलियत रखता है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं। साइकोलॉजिकली उसको रेडी करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। इसीलिए तो मैचेस के बीच में वो लोग ग्रुप बना के एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, या मैच के पहले बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, राइट क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर वो ठान ले कि जीतना है तो वो जीत जाएंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि ये टीम तो जीतना ही नहीं चाहती थी, ये टीम तो खेलना ही नहीं चाहती थी, तो हो सकता है वो साइकोलॉजिकली बहुत वीक हो, मन में ही उन्होंने ठान ली थी कि वो तो हार ही जाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एथलीट्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करना पड़ेगा टू विन, राइट। सो दैट इज प्रिपेयर एथलीट्स फॉर कॉम्पिटिशन्स साइकोलॉजिकली। लास्ट इज सपोर्ट्स इमोशनल नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो जैसा कि हमने बात करी कि स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल सकता है, या उसको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, तो उन चीज़ों को डील करने में भी मदद करती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जैसा कि हमने बात करी कि जो रियल मैचेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर में हम बोलते हैं कि ये एथलीट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उन चीज़ों को डील करने में भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मदद करती है। हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यूजुअली ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम साइमल्टेनियसली एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। ग्रोथ को हम फिजिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर इसकी हाइट बढ़ गई, इस व्यक्ति का वेट बढ़ गया, इस व्यक्ति का साइज बढ़ गया, तो हम बोलते हैं इसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन डेवलपमेंट कोई क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है जिसको हम मेजर कर सकें। कोई व्यक्ति मैच्योर हो गया, अब इमोशंस को बैलेंस करना सीख गया, अब थोड़ा काम रहना सीख गया, हम बोलते हैं ना दुनियादारी सीख गया, मैच्योर हो गया, यानी डेवलप हो गया। तो ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं कि इसका वजन बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, साइज बढ़ गई। लेकिन डेवलपमेंट जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इट डील्स विद मोर ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये बहुत मैच्योर हो गया है, समझदार हो गया है, चीज़ों को समझने लगा है, अब इसका दिमाग थोड़ा ठंडा रहता है, बात बात पे गुस्सा नहीं हो जाता है, तो दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट। Growth is used physically. Generally, it is related to an individual size, height, change in weight, और changes in quantitative aspect को हम बोलते हैं growth. Development is related to all types of changes in shape or structure which enhances the working efficiency of an individual. Growth जो है एक पीरियड के बाद स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ जो है एक पीरियड के बाद स्टॉप हो जाती है, हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आज मैं जितनी समझदार हूँ 10 साल बाद और ज़्यादा समझदार हो जाऊँगी। तो आज जो मेरा काम करने का तरीका है, जितनी भी मेरी एफिशिएंसी है, वो 10 साल बाद और अच्छी हो जाएगी। तो डेवलपमेंट जो है वो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जिसको हम थोड़ा मेजर कर सकते हैं, जैसे साइज, वेट, हाइट, एंड डेवलपमेंट इज what more of qualitative aspect. It deals with qualities, right? So what are the मोटा-माटी major differences between growth and development? ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कि इस साल इसकी हाइट इतनी थी, इस साल इतनी हो गई, लेकिन डेवलपमेंट को हम ऐसा मेजर नहीं कर सकते कि आज इतना समझदार है, कल उतना समझदार हो गया। बट डेवलपमेंट जो है वो उसमें बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस आते हैं, वो हमारी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। ग्रोथ जो होती है वो एक पॉइंट के बाद बंद हो जाती है, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट जो है एक बहुत वाइडर टर्म है, उसमें ग्रोथ के साथ साथ भी बहुत चीज़ें होती हैं। Growth is related to changes in height, weight and shape as we discussed, but development जो है वो बहुत ही वाइडर टर्म है। इसमें हम बोलते हैं कि बहुत मैच्योर हो गया, समझदार हो गया, दुनियादारी सीख गया, चीज़ों को अब ज़्यादा अच्छे से समझता है, इस जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है, वो सोसाइटी में अब ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है, वो चीज़ों को जल्दी सीख पाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप हो गया है, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो गया, राइट।
डेवलपमेंट डज नॉट नेसेसरी टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद ग्रोथ। अगर ग्रोथ हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को खिलाते जाऊँ, खाना खिलाते जाऊँ, तो उसका साइज़ बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि उसका डेवलपमेंट भी हो। ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू हाइट, वेट एंड ऑल दीज थिंग्स, बट डेवलपमेंट इज़ मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी में वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट, किस तरीके से वो अपने इमोशंस को हैंडल कर रहा है, मेंटल डेवलपमेंट वो किस तरीके से सोच रहा है। सो ग्रोथ इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, लेकिन डेवलपमेंट इज सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, राइट। Growth is related to one aspect of personality and scope is limited, whereas development is related to all the aspects of personality and its scope is very wide. तो जैसा कि मैंने बोला कि हाइट, साइज, वेट ये ग्रोथ के एस्पेक्ट हैं, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो एक वाइडर टर्म है, बहुत मेच्योर हो गया, समझदार हो गया, अच्छे से बिहेव करता है, दुनियादारी सीख गया, अब इसकी एफिशिएंसी और बढ़ गई है। तो डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड दैट दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ एक शॉर्टर कॉन्सेप्ट है या स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट जो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ एक पॉइंट के बाद बंद हो जाती है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। ग्रोथ इज रिलेटेड टू हाइट, साइज, वेट, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा वाइड है, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि जब ग्रोथ हो तब भी हो रहा हो। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि किसी व्यक्ति को जब हम खाना खिलाते हैं, ग्रोथ जो है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से डील करता है, लेकिन डेवलपमेंट फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट सबसे डील करता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं हम एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो इस एज में आप हैं ही, एंड एडोलेसेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही कॉमन होती हैं एंड बहुत ही बेसिक होती हैं, यूजुअल होती है, इसमें कुछ भी अलग सा समझने की ज़रूरत नहीं है या समझाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एज सच कोई हम बता नहीं सकते कि एडोलेसेंट अब से शुरू हुआ है और अब से ख़त्म, बट मोटा माटी ये बता दिया गया है कि 13 से 19 साल के बीच में जो एडोलेसेंट का पीरियड है वो होता है। एडोलेसेंट एक लैटिन वर्ड अडोल्सिकर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। So adolescence is the period through which a growing person makes transition from childhood to maturity। मतलब childhood से अब बच्चा जो है maturity की तरफ बढ़ रहा है और उसी को adolescent कहते हैं। And adolescent के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि पढ़ना भी है, अच्छा भी दिखना है, स्कूल फ्रेंड्स में पॉपुलर भी होना है, अपना काम भी कोई शुरू करना है, कमाना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो adolescent के टाइम पे हम फील करते हैं, आप फील कर रहे होंगे। एंड ये सारी चीज़ें जैसे असाइनमेंट है, फ्रेंड्स है, एग्ज़ाम का टेंशन, ग्रेड्स अच्छी होना, लोन लिया है तो उसको वापस भी करना है, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस की कमी होना, या बहुत सारे बच्चे बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, विच इज़ रियली रियली बैड। और अगर आपके स्कूल में आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट, राइट। नाउ व्हाट आर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स? तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनको हम डीप में थोड़ा समझेंगे कि फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, अग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, स्टेबल महसूस नहीं करना, इमोशनल प्रॉब्लम, सेक्स प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये सारी एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे जैसे बच्चा जो है एडोलेसेंट में आता है उसको पिंपल आने लगते हैं, लड़कों को बियर्ड आने लगती है, गर्ल्स की मंथली साइकिल शुरू हो जाती है, तो एक चिड़चिड़ापन सा तो आ ही जाता है कि लाइफ में ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ये क्या हो रहा है। सो ऑल दीज फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ग्लैंड्स टेक्स प्लेस। तो लड़के और लड़कियां दोनों में ही सेक्स ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, हार्मोनल बैलेंस जो है वो इधर उधर उछाल मारने लगता है, एंड देयर इज एन अर्ज एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, राइट। अब फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, बियर्ड आ रही है, गर्ल्स की मंथली साइकिल शुरू हो रही है, बॉयज़ की वॉइस चेंज हो रही है, तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं।
फिजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं हम बोलेंगे, बट फिजिकल चेंजेस आते हैं। बट इनिशियली जो बच्चे हैं वो इसको समझ नहीं पाते, उनको इतना नॉलेज नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा इरिटेटेड फील करते हैं। ऑफ कोर्स हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसे चिड़चिड़ापन भी आता है। मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैं ऐसा नहीं सोचता या मैं वैसा नहीं सोचता, मैं इसके के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता, मुझे तो आपका ये रिलेटिव बिल्कुल पसंद नहीं है, मम्मी पापा तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, मेरे बारे में बिल्कुल समझते नहीं है। एंजाइटी होने लगती है, नॉन कोऑपरेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। सो ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, अरे यार मम्मी तुम समझती नहीं हो, मम्मी बोल रही है 10 बजे क्यों उठता है, जल्दी उठा कर। तो अग्रेसिव बिहेवियर, नहीं करना, नहीं उठना, नहीं करना, ऐसा नहीं वैसा करना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना बिकॉज हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, राइट। तो अग्रेसिव बिहेवियर छोटी छोटी बातों पर हम देख सकते हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट तो बिल्कुल करना ही नहीं है, रिबेलियस एटीट्यूड हो जाता है, गुस्सा आता है, तुम तो मुझको समझते नहीं हो, and all these things happen. He or she is unable to adjust with other people, fails to coordinate with others. जैसे कि इस लड़की की मम्मी बोल रही है कि हमारे प्लान्स हैं कल के और तुम्हें जल्दी उठना है, तो लड़की बोल रही है क्या मतलब 10 बजे उठना है। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी उठो बट हम उठ नहीं पाते हैं, ऑल दैट जैज। तो एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, एडजस्टमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जल्दी से दुखी हो जाते हैं, जल्दी से सुखी हो जाते हैं, यानी जल्दी से खुश भी हो जाते हैं, जल्दी से दुखी भी हो जाते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्स, सो एज वी डिस्कस के एडोलेसेंस का मेजर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ग्लैंड्स होता है, जिसकी वजह से देयर इज एन अर्ज फॉर सेक्स, देयर इज एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, जिसके कारण वो पहला नशा पहला प्यार होने लगता है। एंड कभी कभी इन चीज़ों के हार्मोन्स के चक्कर में जो लोग हैं अपनी फैमिली को छोड़ने तक तैयार हो जाते हैं। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जो स्कूल के लोग हैं और जो घर के लोग हैं, जो बच्चे हैं इस एज में, उनको एजुकेट करें कि दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। एंड उनको समझाएं। ऐसा होता है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती, दिल टूट गया, दुखी हो गए, वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता है, मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, वो तो ऐसा दिखता है, उसकी तो ग्रेड्स अच्छी है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एडोलेसेंट का जो मूड है वो खराब हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ सपोर्ट। खुद में वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसको डिफ़िकल्टी होती है कि मेरे लिए सही स्ट्रीम क्या होगी, मैं किस चीज़ को पढूं, मैं आगे क्या पढूं, आगे कैसे बढ़ूं। तो देयर इज प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ सपोर्ट। वो चाहता है, ठीक है, इस पीरियड में सभी बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी दुनिया में एक पहचान बनाए, वो खुद की चीज़ स्टार्ट करे, खुद पे डिपेंडेंट हो, किसी की मदद ना लें, लेकिन उनमें एक्सपीरियंस की भी कमी रहती है, कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है, जिसकी वजह से वो झूलते हैं बिटवीन डिपेंडेंसी ऑन देयर पेरेंट्स और फ्रेंड्स एंड बीइंग इंडिपेंडेंट। तो सेल्फ सपोर्ट की कमी होती है, यानी वो खुद पर इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं। He or she faces the problems in career selection. He does not want to depend upon his family members. He remain confused in between dependence and dependency. Feeling of importance, वो सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा important हैं, परिवार में कुछ important discussion हो रहा है तो आपकी बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। तो इस पीरियड में जो बच्चे वो चाहते हैं कि उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिले, उनको भी रिस्पेक्ट मिले, उनकी सोच को भी बिल्कुल समझा जाए, सुना जाए, एंड उनको भी इम्पॉर्टेंट फील करना अच्छा लगता है। सो देयर इज अ फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस, दे डिमांड रेस्पेक्ट, बट समटाइम्स पेरेंट्स डू नॉट टेक देम सीरियसली, दे फेल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ एडोलेसेंट। नेक्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब है कि इस पीरियड में जो बच्चे हैं वो सोसाइटी से एडजस्ट करने में काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे सोसाइटी बोलती है लड़कियों को इस टाइम के बाद बाहर नहीं जाना है, इतने कपड़े ऐसे नहीं पहनना, वैसे नहीं पहनना, लड़कों को भी कुछ बोलती है ऐसा नहीं वैसा नहीं करना। तो सोसाइटी से बहुत मतभेद हो जाते हैं, सोसाइटी अपने रूल्स और रेगुलेशंस इन पर थोपने की कोशिश करती है, लेकिन इस पीरियड में बच्चे बहुत रिबेलियस हो जाते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम्स
हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई इस पीरियड में बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, कच्चे घड़े के समान होते हैं, एंड दे कैन फॉल टू इंटॉक्सिकेशन लाइक अल्कोहल, ड्रग्स एंड स्मोकिंग। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, बच्चों को बैठ के समझाएं कि ये जो पीरियड है सभी के साथ होता है, सभी इस पीरियड से निकले हैं। सो the things which are happening with them are very basic and happens to everyone in that period. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि उनको सोशल प्रॉब्लम्स होती है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स होती है, अग्रेसिव बिहेवियर होता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अडोलेसेंट पीरियड में, उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो एजुकेशन ऑन मोटर डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, सेक्स एजुकेशन, वोकेशनल गाइडेंस, moral education provides suitable environment, adequate independence and social education. So first is education on motor development. ये जो period है body के लिए बहुत important होता है, बहुत सारे changes हो रहे हैं, body develop हो रही है, excess energy भी रहती है बच्चों में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो parents हैं, जो teachers हैं, वो motivate करें इन बच्चों को exercise करने के लिए या games खेलने के लिए। motor development is bones का development। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पीरियड में उनकी हाइट बढ़ रही है, साइज़ बढ़ रहा है ना, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जाएं और बाहर जाके खेलें ताकि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डेवलप हो। एक स्टडी में पाया गया कि इंडियंस की जो हाइट है वो कम होती जा रही है, बिकॉज हम स्टडीज़ को और पढ़ने पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पीरियड में बच्चों को बाहर भेजा जाए, उनको गेम्स खिलवाए जाएं ताकि उनकी एक्सेस एनर्जी जो है वो भी खर्च हो, ताकि वो कम गुस्सा करे। एजुकेशन ऑन साइकोलॉजी, बच्चे की अब खुद की एक सोच डेवलप हो रही है, वो नज़रिया उसका बन रहा है जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों के नज़रिए बहुत फ्रेश होते हैं, वो मलाइन नहीं किए गए हैं अभी वर्ल्ड ने। साइकोलॉजी, एजुकेशन ऑन साइकोलॉजी, तो बच्चे अपनी एक सोच डेवलप कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये गाइड करना पड़ेगा कि बच्चे अब इस हिसाब से सोच रहे हैं, आपको उनको थोड़ा उनके साथ नरमी रखनी है, आपको उनका नज़रिया समझना है, उनकी हेल्प करनी है इस पीरियड में। टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द एडोलेसेंट, कि उस पीरियड में वो बच्चा क्या सोच रहा है, उसके साथ क्या बीत रही है, उसका मेंटल लेवल अभी कैसा है, वो किस तरीके से सोच रहा है। तो हम उस बच्चे की मदद करें इस पीरियड में, ये जो पीरियड है उसका थोड़ा आसान बना दें, राइट। Sex education, so this is like really important because as we discussed that in this period sex glands develop होती हैं, जिसके कारण there is an attraction towards the opposite gender, there is an urge for sex, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत कदम उठा लेते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाए टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये जो चेंजेस उनकी बॉडी में आ रहे हैं दे आर वेरी यूजुअल, कि ये सभी के साथ होते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है, ये चेंजेस आएंगे। बहुत सारे लड़कियों को मंथली साइकिल के बारे में नहीं बताया जाता है, एंड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़कियों को भी लड़कों को भी आती हैं, जब उनकी बियर्ड बढ़ रही है, वॉइस में चेंज आ रहा है, उनकी भी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो डेवलप हो रहे हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, घर पे जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को इसके बारे में बताएं। एंड अगर नहीं बताएंगे तो वो अनरिलायबल सोर्सेज पर जाएंगे जहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो गलत चीज़ों में पढ़ सकते हैं। वोकेशनल गाइडेंस का मतलब है बच्चे की एबिलिटी के अनुसार, उसके इंटेलिजेंस के अनुसार, उसके इंटरेस्ट और एटीट्यूड के बेसिस पे उसको एक करियर हम दिलवाएं। सो इट मीन्स असिस्टिंग एन इंडिविजुअल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल चॉइस विद ड्यू रिगार्ड फॉर द इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस, capability, attitude and interest, and this guidance is must because many adolescents fail to select their vocation. हम बोलते हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि इस स्ट्रीम में ऐसा होता, नहीं तो मैं भी ले लेता। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे को स्कूल में उनकी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार करियर का सिलेक्शन करवाएं। Kashyap and Puri said that vocational education and vocational guidance are of extremely great importance during the high school period. Next is
मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। एक जो बिगड़ा हुआ बच्चा है वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा, है ना, जो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या जिसकी सोच अच्छी नहीं है, जो अच्छा बिहेव नहीं करता है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो भी मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे बिहेव करना है, या जो भी हमारे रिलीजियस एजुकेशन है, ठीक है, हमारे रिलीजन अलग हो सकते हैं पर वो सिखाते तो एक ही चीज़ है कि सबकी रिस्पेक्ट करना है, सबकी मदद करना है, सबसे प्यार करना है। ऐसा तो नहीं सिखाते हैं कि मारपीट करना है, राइट। तो जब बच्चा इस एज में है तो बहुत ज़रूरी है उसको मॉरल कोड सिखाएं, क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, बड़े मिलते हैं तो उनके पाँव छूना है या नमस्ते करना है या उनकी तरफ रेस्पेक्टफुल होना है। एंड जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको हम पढ़वाएं ताकि उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अच्छी हो। हम बोलते हैं ना ये बच्चा बहुत अच्छा, इसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, राइट। सो बच्चा जो है अभी कच्चा घड़ा है ना, मिट्टी अभी गीली गीली सी है, तो उसको जिस तरीके से शेप देंगे वो वैसी हो जाएगी फिर लाइफ लॉन्ग, है ना। दैट इज़ वाई इस पीरियड में उसको मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट। अब बच्चा इस एज में है, पढ़ाई कर रहा है या उसका डेवलपमेंट हो रहा है, घर पे माँ बाप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो क्या उस पर अच्छा असर पड़ेगा, या उसके स्कूल में बुलिंग हो रही है तो क्या उस पर अच्छा असर पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हम अच्छा इन्वायरमेंट दें। वो कोट है ना कि जब एक पौधा बड़ा नहीं हो पाता या ब्लूम नहीं हो पाता है तो हम इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ना कि उस प्लांट को, राइट। तो जब प्लांट ब्लूम नहीं हो पा रहा है तो हम इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सनलाइट देने की कोशिश करते हैं, खुशनुमा इन्वायरमेंट बनाते हैं। सिमिलरली जो चाइल्ड है अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा, अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, तो हम जाने कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उसके आसपास एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट उसको दें ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। साथ ही साथ इस टाइम पे बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि बॉडी अभी डेवलप हो रही है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। एंड अभी का जो खाया हुआ रहता है, मेरी मम्मी बोलती है अभी का जो खाया हुआ रहता है इस पीरियड में वो लाइफ लॉन्ग काम आता है, क्योंकि बॉडी अभी एक सर्टन ग्रोइंग एज में होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ एक पॉइंट के बाद बंद हो जाती है, फिर सिर्फ डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोइंग एज में न्यूट्रिएंट्स का होना, खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एंड बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, राइट। नेक्स्ट इज एडुक्वेट इंडिपेंडेंस। तो बच्चे पे ज़्यादा रोक टोक नहीं करना है, ऑलरेडी वो इस पीरियड में है जहाँ पे उसको बहुत गुस्सा आता है, वो रिबेलियस है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर से उसको बोल दो कि दोस्तों से नहीं मिलना है, बाहर नहीं जाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, गोवा का प्लान कैंसिल कर देना है। तो ऐसा थोड़ा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एक मिड वे निकालना चाहिए, थोड़ी बहुत उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनकी सोच को भी सुनना चाहिए, उनके व्यूज़ को भी सुनना चाहिए, उनको भी थोड़ी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, थोड़ी बहुत छूट उनको भी देना चाहिए। उनको पिकनिक पे, माउंटेनियरिंग पे, हाइकिंग पे, ट्रैकिंग पे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं क्या होती है यूनिट 6 में, तो वहाँ पर उन्हें भेजना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैंप्स हो रहे तो बच्चे को नहीं भेजे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं भेजना चाहते, नहीं भैया हम कैंप्स में नहीं भेजेंगे जबकि बच्चा जब जाता है तो उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती है, बाकी लोग उसको मिलते हैं, उसको अच्छा लगता है तो उसको भी एडुक्वेट इंडिपेंडेंस देना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल एजुकेशन। तो सोसाइटी के भी एक रूल्स होते हैं रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। मैन एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी की उसको ज़रूरत है। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो आजकल लोगों को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो सोशल एजुकेशन उनको देना है कि सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, अच्छी वैल्यूज़ उनमें इनकलकेट करना है। They should be taught how to adjust themselves in the society. It is a fact that man is a social animal and our existence depends on society. But too much dependency is not good for leading a good life. तो यहाँ पे बच्चे को सिखाना है कि सोसाइटी में भी किस तरीके से बिहेव करना है, एडजस्ट करना है। हर टाइम ना नुकुर भैया मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं शादी में नहीं जाऊँगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, इस रिलेटिव के साथ नहीं जाऊँगा, ये अच्छे नहीं लगते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो ये इस पीरियड में ये नॉर्मल होता है, बट उनको सिखाना है कि सोसाइटी में हमें किस तरीके से एडजस्ट होना है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।